चलो बेटा, है ना, लास्ट क्लास में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के केसेस डिस्कस कर रहे थे। हाँ, कुछ केसेस आपको सॉल्व करवा दिए थे लास्ट में, है ना, और इसके ऊपर अब कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करने बाकी है, वो कर लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं और इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। क्वेश्चन बोल रहा हूँ, लिखिएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर hybridization is same, hybridization is same and geometry is also same. Hybridization is same and geometry is also same. ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। इन सबके लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल लेना और ज्योमेट्री भी निकाल लेना, क्योंकि इसी पे चार क्वेश्चन बनाएंगे तो आप डायरेक्ट फिर एबीसीडी आंसर दे दीजिएगा। तो सबके लिए आप कैलकुलेट कर ले पहले। चलिए, अभी जो फिलहाल क्वेश्चन दिए गए उसके अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन दोनों का सेम है, sp3 और ज्योमेट्री कहने का मतलब हम कौन सी ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं? मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, है ना। तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, दोनों के लिए वो दोनों ही अभी फिलहाल में सेम है। अगला क्वेश्चन लिखे इसके बाद, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर hybridization is same, for which of the following pair hybridization is same but geometry is different? For which of the following pair hybridization is same but geometry is different? करेक्ट आंसर कौन सा है बेटा? सेकंड। हाइब्रिडाइजेशन दोनों का sp3 है, लेकिन पहले वाले का ज्योमेट्री पिरामिडल है और दूसरे वाले का वी शेप आ रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखिए, for which of the following pair, for which of the following pair hybridization is different, hybridization is different and geometry is also different? Hybridization is different and geometry is also different. करेक्ट आंसर फोर्थ रहेगा इनमें से, क्योंकि दोनों का हाइब्रिडाइजेशन, एक का sp3 है, एक का sp3d है, और एक का ज्योमेट्री सीसॉ है और दूसरे का टेट्राहेड्रन है। और लास्ट क्वेश्चन जो बच रहा है ऑप्शन 3 को लेकर, वो बन जाएगा हाइब्रिडाइजेशन इज डिफरेंट बट ज्योमेट्री इज सेम। सो लास्ट क्वेश्चन लिखेंगे, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हाइब्रिडाइजेशन इज डिफरेंट बट ज्योमेट्री इज सेम? फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हाइब्रिडाइजेशन इज डिफरेंट बट ज्योमेट्री इज सेम? हाइब्रिडाइजेशन इज डिफरेंट बट ज्योमेट्री इज सेम। करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा इस बार। तो ये चारों के ऊपर जो चार टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे वो आपको बता दिए। पहला बन सकता था सेम हाइब्रिडाइजेशन सेम ज्योमेट्री, दूसरा बन सकता था सेम हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट ज्योमेट्री, तीसरा बन सकता था डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन सेम ज्योमेट्री, और लास्ट बन सकता था डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट ज्योमेट्री। चारों का ऑप्शन आपके सामने है, इसी पे चार टाइप के क्वेश्चन बन गए। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला एक और यहाँ पर पॉइंट हमें कंसिडर करना है, और वो जो टॉपिक हमें कंसिडर करना है दैट इज आइसोस्ट्रक्चरल। ठीक है, एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली बेटा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइसोस्ट्रक्चरल, या फिर कोई एक मॉलिक्यूल दे देगा और बोलेगा कि ये मॉलिक्यूल किसके साथ आइसोस्ट्रक्चरल है। आइसोस्ट्रक्चरल नाम से ही मीनिंग समझ में आ जाना चाहिए, ऐसे स्पीशीज जिनका स्ट्रक्चर क्या हो बेटा सेम।
अब स्ट्रक्चर सेम होने का मतलब क्या है, हम लोग ऐसी बात करें जिनकी ज्योमेट्री सेम हो, ज्योमेट्री मतलब इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री या मॉलिकुलर ज्योमेट्री से कौन सी ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, मॉलिकुलर ज्योमेट्री है ना। अब इसमें जैसे वो ऊपर वाला क्वेश्चन है, इसी में हम लोग बात करें, आपसे पूछता है इनमें से आइसोस्ट्रक्चरल कौन है, तो दो ऑप्शन बन सकते हैं। इन दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम है, मतलब इन दोनों की ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल और इन दोनों की ज्योमेट्री क्या है बेटा, लीनियर, तो दो ऑप्शन बन सकते हैं। लेकिन अगर आपको इन दो में से कोई एक प्रेफर करना है तो आप किसको प्रेफर करेंगे, फर्स्ट को या थर्ड को, फर्स्ट को, क्यों, हाइब्रिडाइजेशन इज सेम एंड ज्योमेट्री इज आल्सो सेम। तो ये बात ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में ऐसा हो सकता है, जैसे अभी इस फिलहाल में इस ऑप्शन में मैं चेंज कर दे रहा हूं कि यहां पर आपके सामने एक ऑप्शन में लिख दे रहा हूं SO2 और एक में लिख दे रहा हूं CO2, और अभी आपके सामने क्लियर कट एक ही ऑप्शन आएगा यहाँ पर, और वो क्या आ जाएगा बेटा, ए, आइसोस्ट्रक्चरल में। लेकिन बाई चांस एग्जाम में कभी ऐसा आ जाए कि दो ऑप्शंस हो जिनके ज्योमेट्री सेम हो, जिनके ज्योमेट्री सेम हो, तो आप प्रायोरिटी उस ऑप्शन को देंगे जहां हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री दोनों सेम हो, और अगर हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है और ज्योमेट्री सेम है तो इसको प्रायोरिटी नहीं देनी है। लेकिन ये केस तब लगाना है जब दो ऐसे केसेस बन रहे हो। अगर बाई चांस एग्जाम में सिर्फ ऐसा ही केस है, या ऐसा ना हो कि जो पहले लिखा था I3 माइनस और CO2 सिर्फ वैसे ही केस होता तो उसको आप डायरेक्टली टिक कर दे। लेकिन हाँ, अगर दो केसेस आ जाए जहां पर ज्योमेट्री सेम आ रही हो तो फिर ज्यादा प्रायोरिटी ध्यान रखिएगा हमेशा उसे देंगे जिसमें हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, ज्योमेट्री सेम हो। कौन से बैच की, वही मैंने सोचा है ना, है? चलता रहता है ना, जीवन में छोटी मोटी दुर्घटनाएं हो जाती है। ठीक है, चले आइसो स्ट्रक्चरल लिख लेना। शुरू के एक दो दिन ढूंढने में ज्यादा दिक्कत होती है, बिल्डिंग का नक्शा समझ नहीं आता ना, इधर सीढ़ी चढ़े कहाँ चले गए, उधर चले गए, उधर थोड़ा सा दिक्कत रहता है शुरू शुरू में, है? आने नहीं दे रहा, किसको, कौन, हाँ अच्छा, चलो रोला है तेरा इधर, और बाकी बच्चे लाइन में आ रहे होंगे ना, तूने बोल दिया अल्फा जी और बोले जाओ। सही है, वो समझ गया, बोले खतरनाक आदमी, बारूद से कभी पड़ जाएगा। चलो ठीक है, मतलब इसी में खुश है भाई, जीने तो बच्चों को थोड़ा सा। चलो लिखिए, आइसोस्ट्रक्चरल की डेफिनेशन लिखना, those species which have same geometry, those species which have same geometry, those species which have same geometry। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख लें इसके ऊपर, which of the following pair of species are isostructural, which of the following pair of species are isostructural, which of the following pair of species are isostructural। ऑप्शन ये लिखे हुए सामने, NH4 plus CH4, NH3 NH2 minus SO2 CO2 SF4 CH4। चलिए, अभी जो क्वेश्चन दिया उसमें तो क्लियर कट आंसर आपको मिल रहा है, आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, ए। ठीक है, अब अगले हम लोग इस पे और क्या टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं बेटा, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले डी ऑर्बिटल्स के बारे में, है ना, यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। डी के 5 ऑर्बिटल जो होते हैं उनके शेप आप ऑलरेडी जानते हैं। उनमें से दो जो होते हैं वो ऑन द एक्सेस होते हैं, जिन्हें बोला जाता है एक्सियल डी ऑर्बिटल्स, और दो कहां बनते हैं बेटा, इन बिटवीन द एक्सेस, जिन्हें क्या बोलते हैं बेटा, नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, अगर इसके नेम्स की बात करें हम लोग, तो ये वाला जो ऑर्बिटल इसे बोला जाता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसे बोला जाता है डी जेड स्क्वायर। ये एक्स और वाई लोब के बीच में तो एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। अब ये जो तीन जो आ रहे हैं, इसमें जो आपको लोब्स बनते हुए दिख रहे हैं, ऑन द एक्सिस है या बिटवीन द एक्सिस है बेटा, बिटवीन द एक्सिस। तो इसे हम लोग बोल देते हैं कि यहाँ पर जो लोब्स बन रहे हैं वो कहां बन रहे हैं बेटा, इन बिटवीन द एक्सिस। ये इन बिटवीन द एक्सिस वाले जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, इन्हें नॉन एक्सियल सेट ऑफ डी ऑर्बिटल्स बोला जाता है।
और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जाके इसे हम लोग T2G सेट नाम देंगे। T2G और EG दो सेट का बारे में बात होगा वहां पर। T2G में कितने कैरेक्टर है बेटा? 3। T2G, तो इससे आप ध्यान रख सकते हैं कि 3 का जो सेट होता है एक जैसा का, उनके सेट को क्या बोला जाता है? T2G। और EG सेट में कितने कैरेक्टर है? E और G 2, तो मतलब जो 2 का एक जैसा सेट होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा? EG सेट। 3 का सेट मतलब नॉन एक्सियल वाले, 2 का सेट मतलब एक्सियल वाले। इन दोनों के सेट को हम लोग एक्सियल डी ऑर्बिटल बोल सकते हैं। क्यों एक्सियल डी ऑर्बिटल बोल सकते हैं? क्योंकि ये जो बनते हैं ये कहां बनते हैं बेटा? ऑन द एक्सिस ही आपको मिल रहे होते हैं, तो इसे एक्सियल सेट ऑफ डी ऑर्बिटल बोल दिया जाता है। आगे जाके इसी सेट को क्या नाम दे दिया जाएगा बेटा? EG सेट भी नाम दे दिया जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया, अब इसके ऊपर क्या क्वेश्चन आ सकता है तो वो हम लोग बात करते हैं। पहले आप इसको नोट कर लें एक बार, फिर क्वेश्चन बोलता हूं उसके ऊपर। क्या बेटे? कोई हेडिंग नहीं है वैसे तो, डी ऑर्बिटल्स का ही हेडिंग। चलो बेटा, है ना? अब क्वेश्चन लिखिएगा इसके ऊपर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज both axial set of d orbitals, both axial set of d orbitals are involved in hybridization? In which of the following species both axial set of d orbitals are involved in hybridization? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए। पहला ऑप्शन आ गया बेटा CH4, अगला PCl5, अगला ICl4 माइनस और नेक्स्ट NH3 है। तो आप जब इनका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे समझ में आ जाना चाहिए बेटा ये sp3 है, ये भी sp3 है, ये sp3d है और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है बेटा? sp3d2। और आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है? बोथ एक्सियल सेट ऑफ डी ऑर्बिटल। एक्सियल सेट ऑफ डी ऑर्बिटल का मतलब कौन कौन से डी ऑर्बिटल की बात कर रहा है? dx2 y2 और dz2। क्या इस वाले हाइब्रिडाइजेशन में दोनों ये ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं? तो यस, और इसीलिए आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? सी, क्योंकि इसमें दोनों डी ऑर्बिटल जो इन्वॉल्व है वो dx2 y2 और dz2 है। तो तुम्हें बाहर रुक गया था क्या? है? इनको ही सिखा देना है, अपने पास मास्टर कार्ड है ना, कोई बाहर रुके बोले अल्फा अचीवर, डायरेक्ट एंट्री VIP पास है ना। है? सबके लिए नहीं होता? अच्छा ठीक है ना? नए नए बच्चे आते हैं, उन पे बहुत जमाते रहते नीचे, बोला रुको, और तुम्हारे को बोलेंगे तो तुम ये रुको और इसीलिए बोले जाने दो इनको। चलिए, हाइब्रिडाइजेशन इन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की बात कर रहे हैं। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन इन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में क्या कंडीशन है समझने की कोशिश। अभी तक हम लोग हाइब्रिडाइजेशन जब निकाल रहे थे, H का वैल्यू निकाल रहे थे,
तो H का वैल्यू क्या क्या आ रहा था, होल नंबर में आ रहा था, 2 3 4 5 इस टाइप का वैल्यू आ रहा था। जब हाइब्रिडेशन का वैल्यू H का वैल्यू 2 आ रहा था, इसका मतलब हाइब्रिडेशन sp था, sp2 था, sp3 था, इस तरह का कुछ वैल्यू निकल के आ रहा था। ठीक है, इसका सेंस क्या होता था, मैंने आपको बोला था ये जो 2 या 3 या 4 आ रहा है, ये क्या बता रहा है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा उतने होते हैं जितने प्योर ऑर्बिटल क्या होते हैं बेटा, मिक्स होते हैं। इसका मतलब है यहाँ पर एक s और एक p मिक्सर में गया, मिक्स होके आया और दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना के आ रहा था, मेजर लोब माइनर लोब वाले टाइप का। यहाँ पर कितने है प्योर ऑर्बिटल मिक्स हुए, 3, एक s है ना, एक s के साथ 2p मिक्स हुए, और यहाँ पर एक s के साथ 3p क्या हो रहे थे बेटा, मिक्स हो रहे थे। ये इसका कहने का मतलब है। अब कई बार क्या होगा, अभी तक जिनका भी हाइब्रिडेशन हमने निकाला ना, वो सब इवन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज थे। जब हम ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का हाइब्रिडेशन निकालते हैं, ये जो H का वैल्यू मिलेगा ना, ये आपको ऐसा मिलेगा, या तो 2.5 मिलेगा, या 3.5 मिलेगा, या 4.5 मिलेगा, इस तरह का कुछ वैल्यू मिलेगा। तो आप जब भी हाइब्रिडेशन की वैल्यू निकालने जा रहे हैं और H का वैल्यू आपको 0.5 में अगर मिल रहा है, तो पहली बात ये इंडिकेशन इस बात का है कि ये जो स्पीशीज आपको दिया है, ये कैसा स्पीशीज है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। और हमने एक बात पढ़ी हुई है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आर ऑलवेज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन हाँ वो एक बात पॉइंट पढ़ा हुआ है तो डिस्कस करते हैं फिर से। अभी देखो, अगर H का वैल्यू ये आ रहा है तो इसका सेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, समझिएगा। H का वैल्यू 3.5 ये बोलता है कि हाइब्रिडाइजेशन में कितने प्योर ऑर्बिटल मिक्स हुए, ऐसे 3.5 मिक्स हुए, मतलब 1 2 3 तो पूरा, और एक कितना मिक्स हुआ, इतना। ऐसा होता है, ऐसे थोड़ी होगा डब्बा जाएगा तो आधा मिक्स होगा, आधा कहां चला गया। ठीक है, तो मिक्सिंग होगी तो पूरे डब्बे की होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो आप ये जो वैल्यू देख रहे हैं ना 3.5, जैसे मान लो 3.5 कहां आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे अभी इस पूरे टॉपिक में, हम इस 3.5 को राउंड ऑफ करेंगे। या तो इस 3.5 को राउंड ऑफ करेंगे लोअर वैल्यू पे, या फिर इस 3.5 को राउंड ऑफ करेंगे हायर वैल्यू पे। बाई चांस वैल्यू 2.5 आता है तो लोअर या हायर पे राउंड ऑफ किया जाएगा। तो राउंड ऑफ करेंगे, उसके बेसिस पे दो केसेस बनेंगे कि कब लोअर पे राउंड ऑफ करना है और कब हायर पे राउंड ऑफ करना है। तो सबसे पहले केस 1 के ऊपर डिस्कशन करते हैं, जब हमें लोअर वैल्यू पे राउंड ऑफ करना होता है, और फिर हम लोग बात करेंगे केस 2 की, जब हमें हायर वैल्यू पे राउंड ऑफ करना है। हेडिंग डाल लें, हाइब्रिडेशन इन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज केस 1, लिखना स्टार्ट करें। लिखिएगा इसके अंदर, इफ En of side atom, if En of side atom is less than En of side atom is less than En of central atom, En of side atom is less than En of central atom, then the unpaired electron is considered as nothing. Then the unpaired electron is considered as nothing. ठीक है, अब इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। यहां पर क्या कहने का मतलब है, मान लीजिए आपको एक एग्जांपल आया एग्जाम में, और एग्जाम में जो एग्जांपल आ रहा है वो क्या आ रहा है बेटा, CH3 रेडिकल आपने पढ़े हुए होते हैं, जब कार्ब केटायन कार्ब एनायन पढ़ते हैं तो रेडिकल का भी हाइब्रिडेशन आपको बताया जाता है, sp2 हाइब्रिडेशन निकल के आता है इसका, है ना, वही वाली बात। अब देखिए CH3 रेडिकल आ रहा है बेटा, यहां पर आप जब इसका हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो दो तरीके, एक तो हाफ p प्लस है माइनस e प्लस है, और एक क्या हो जाता है बेटा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। दोनों से बता दे रहा हूं, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 4 में से 3 हाइड्रोजन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बना लिए, एक क्या बच गया, अनपेड इलेक्ट्रॉन। अभी यहां पर इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो इसके पास सिग्मा बॉन्ड है 3, और लोन पेयर की अगर मैं बात करूं ना तो लोन पेयर आधा माना जाएगा इसको, क्योंकि अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते तो एक लोन पेयर माना जाता। अभी यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसको पूरा लोन पेयर मान नहीं सकते, इसको कायदे से क्या माना जाना चाहिए, आधा लोन पेयर। तो ये मैंने लिख दिया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो H का वैल्यू फिलहाल में क्या आ रहा है बेटा, 3.5। ये जो 0.5 वाला वैल्यू आएगा ये इंडिकेट करता है ये जो स्पीशीज है ये कैसा है बेटा, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। इसको अगर आप H इज इक्वल टू हाफ V प्लस एम माइनस सी प्लस से सॉल्व करें तो भी H का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 3.5 ही निकल के आएगा, मतलब ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। अब अगर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, ये डेसिमल में आ रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको या तो इसको लोअर वैल्यू पे राउंड ऑफ करना है या फिर हायर वैल्यू पे राउंड ऑफ करना है। और कब लोअर पे और कब हायर पे राउंड ऑफ करना है वो डिसाइड होगा En से डिसाइड होगा। और En में हम लोग रेफरेंस साइड एटम को लेके चल रहे हैं, क्यों लेके चल रहे हैं उसका एक्सप्लेनेशन बाद में दूंगा। तो आप साइड एटम को रेफरेंस लेके चल रहे हैं।
साइड एटम का En अगर कम है तो आप इसको लोअर पे राउंड ऑफ करोगे, और साइड एटम का En अगर ज्यादा होगा तो हम इसको हायर पे राउंड ऑफ करेंगे। अभी फिलहाल में सेंट्रल और साइड में से साइड एटम का En क्या है, कम है, तो आप इसको लोअर पे राउंड ऑफ करेंगे। लोअर पे राउंड ऑफ करने का मतलब ये है कि आप इसकी वैल्यू मान लेंगे 3। आपने इसको 3 मान लिया, अगर 3 मान लिया तो हाइब्रिडेशन कौन सा हो जाएगा, sp2। अब ऐसा किया क्यों, उसके लिए एक पॉइंट लिखाया कि साइड एटम का En अगर कम है तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दिस विल बी कंसिडर्ड एज नथिंग। मतलब आपने ये जो 0.5 अभी माना है इसको कुछ भी नहीं मानना है और कुछ भी नहीं मानना है, तो ये जो पॉइंट है ये ऐसा बन जाएगा कि सिग्मा बॉन्ड 3 और लोन पेयर विल बी कंसिडर्ड एज 0, क्योंकि आपने उस हाफ इलेक्ट्रॉन को, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कुछ भी नहीं माना, और ये H का वैल्यू आ जाएगा 3 और 3 का मतलब हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2। ये कंडीशन बनती है। अगर sp2 हाइब्रिडेशन आ रहा है तो इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री आप जो भी बोलते हो वो क्या आ जाएगा बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर, और वो जो ऑड इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास प्योर ऑर्बिटल में बचा रहेगा, प्योर पी ऑर्बिटल में बचा रहेगा, क्योंकि हाइब्रिडेशन कौन सा बेटा, sp2, तो प्योर पी ऑर्बिटल में वो बैठा हुआ, जो कि कॉन्जुगेशन वगैरह में आप यूज में ले सकते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अगला जो केस है उसमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, पहले आप काम करें, आप इसको नोट डाउन कर ले, तो सेकंड का स्टेटमेंट भी लिखवा देता हूं फिर। चलो बेटा, है ना, केस नंबर 2 के ऊपर बात कर रहे हैं। केस नंबर 2 क्या बोलता है कि अब यहां पर हमने क्या बोला, सेंट्रल और साइड में से एक बार सेंट्रल एटम का En ज्यादा रखा, अब सेकंड केस में हम लोग क्या रखेंगे, साइड एटम का En ज्यादा रखेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखिएगा केस 2 के बारे में। इफ En of side atom, if En of side atom is more than, if En of side atom is more than En of central atom, if En of side atom is more than En of central atom, then the unpaired electron is considered as a lone pair. Then the unpaired electron is considered as a lone pair. Then the unpaired electron is considered as a lone pair. ठीक है, पहले वाले केस में हमने क्या करा, हमने उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कुछ भी नहीं माना, और यहां पर अब हम लोग क्या करेंगे, उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पूरा लोन पेयर मान लेंगे, तो इस वजह से फ्लक्चुएशन आ जाएगा, बढ़ जाएगा वैल्यू। जो आप 0.5 था उसको 1 मान लोगे, पूरा लोन पेयर मान लोगे, तो वैल्यू हायर वैल्यू पे राउंड ऑफ होगी। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें बेटा CF3 की, रेडिकल है, देख लें आप, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 4, 4 में से 3 फ्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया, कंडीशन हुई थी 3 प्लस हाफ लोन पेयर, वैल्यू बन के आ रहा था 3.5, हाफ V प्लस M के हिसाब से चले तो भी कितना आता है बेटा, 3.5 आता है। अब आपको 3.5 मिल गया, इससे ये पता चल गया ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में लोअर पे राउंड ऑफ करना है या हायर पे राउंड ऑफ करना है, वो बेस किसको मान के चलोगे, साइड एटम के En पे। साइड एटम का En अगर ज्यादा है तो आप ज्यादा पे राउंड ऑफ कर दीजिए, तो ज्यादा पे राउंड ऑफ करने पे H का वैल्यू कितना मिल रहा है, 4। H का वैल्यू 4 मिलने का मतलब हाइब्रिडेशन sp3। इसके अकॉर्डिंगली समझे, तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको आपको क्या मान लेना है, पूरा लोन पेयर मान लेना है। तो जो आप आधा लोन पेयर मान रहे थे उसको हमने जैसे पूरा लोन पेयर माना, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4। 4 का मतलब हाइब्रिडेशन कौन सा आ जाएगा, sp3। अगर sp3 हाइब्रिडेशन है
तो सेंट्रल एटम की जो आइडियल ज्योमेट्री बन के आएगी, यहां पर सेंट्रल एटम की आइडियल ज्योमेट्री क्या बनेगी, ट्राइगोनल प्लेनर। यहां पर आइडियल ज्योमेट्री क्या बनेगी, टेट्राहेड्रल। यहां पर कोई लोन पेयर नहीं है, तो इलेक्ट्रॉनिक और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री सेम है। यहाँ पर एक लोन पेयर है जो आपने माना हुआ है लोन पेयर, है ना, है तो एक ही इलेक्ट्रॉन में ट्रीटेड एज अ लोन पेयर, तो इसकी वजह से इसका शेप कैसा बन जाएगा, पिरामिडल बन जाएगा। तो यहाँ पर जब लोन पेयर आपने लगाया तो लोन पेयर में कोई इलेक्ट्रॉन मत लगा देना, उसको सिर्फ कंसिडर किया जाता है एज अ लोन पेयर, पर है कितना इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन है। नोट करें इसे। चलिए बेटा, वो दोनों एग्जांपल हो जाने के बाद दो और एग्जांपल इस पैटर्न पे डिस्कस कर रहे हैं। ये दोनों भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। याद करें जब हमने वो पैरा और डायमैग्नेटिक की बात करी थी, तो वहां पर ऑड इलेक्ट्रॉन में मैंने यही दोनों एग्जांपल लिए थे, NO2 और ClO3 ही लिया था। अब इसके ऊपर बात करें, NO2 का अगर आप हाइब्रिडेशन निकाले बेटा, तो हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A के हिसाब से 5 प्लस 0 हो जाएगा ये, और हाफ करने पर कितना आ जाएगा बेटा, 2.5 मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है तो हायर पे राउंड ऑफ करना है या लोअर पे, वो कौन डिसाइड करेगा, EN। साइड एटम का EN क्या है, ज्यादा। साइड एटम का EN क्या है, ज्यादा। तो ये 2.5 से 3 हो जाएगा, और ये 3.5 से क्या हो जाएगा बेटा, 4। अगर H का वैल्यू 3 आया तो sp2 है, 4 आया तो sp3 है। अब सुने इसके स्ट्रक्चर को जरा ध्यान से देखिए, क्या है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। ध्यान सुनना मेरी बात को ना, 5 होते। 5 में से याद करिए 3 तो इसके पास अनपेयर्ड हुआ करते थे, ये अपनी कोवेलेंसी को जंप नहीं करा सकता क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल नहीं था, और एक इसके पास क्या होता था, लोन पेयर। वो जो 3 अनपेयर्ड थे, 3 में से 2 अनपेयर्ड की पेयरिंग तो इसने ऑक्सीजन के 2 अनपेयर्ड के साथ करवा दी। इस तरह से इसके 2 अनपेयर्ड और इसके 2 अनपेयर्ड की पेयरिंग हो गई। अभी जो तीसरा अनपेयर्ड है वो ये रहा, ये अनपेयर्ड ही है। और अब नाइट्रोजन के पास जो एक लोन पेयर है, वो लोन पेयर क्या करता है, ये उठा के ऑक्सीजन को दे देता है और क्या बना लेता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहां पर आप ऐसा नहीं कर सकते, है ना, ये गलती बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं जल्दबाजी में, ये गलती नहीं कर सकते आप। यहां पर आप दोनों ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड नहीं बना सकते, क्योंकि अगर आपने ऐसा कर दिया तो इसका मतलब है नाइट्रोजन की कोवेलेंसी आप 5 कर रहे हो एक तरह से, और ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये भी अनपेयर्ड है अभी, ये भी आगे बॉन्ड बनाएगा, डाइमर बनाएगा। तो अगर आपने ऐसा कर दिया, इसका मतलब है नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड बन जाएंगे, 5, जो कि पॉसिबल नहीं है। मैंने एक पॉइंट आपको बहुत क्लियरली लिखाया था, मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 4, जिसमें न्यूट्रल फॉर्म में नाइट्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड 3 और एक कोऑर्डिनेट। तो आप देखो 3 कोवेलेंट में से 2 कोवेलेंट यहां बनाए, एक ये पड़ा हुआ कोवेलेंट बनाएगा आगे जाके, और ये क्या बन रहा है बेटा, कोऑर्डिनेट। तो ये उसी बात को फुलफिल कर रहा है कि ये क्या बनाएगा, 3 कोवेलेंट और एक कोऑर्डिनेट बना सकता है। ये 4 कोवेलेंट न्यूट्रल फॉर्म में कभी भी नहीं बना सकता। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन के स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा यही गलती होती है बेटा, ये बिल्कुल क्लियर रखे दिमाग में, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ClO3 में कोई दिक्कत नहीं, ये तो अपनी कोवेलेंसी एक्सपांड कर ही सकता है। तो क्लोरीन ने अपने आसपास बॉन्ड बनाने के कितने पोजीशन तैयार करे, 4 टेट्राहेड्रल फॉर्म में अरेंज किए। ऑक्सीजन 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 आ गया, तो ऑक्सीजन कैसा बॉन्ड बनाता है, डबल 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 बॉन्ड बनाता है, और एक जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है इस पोजीशन पे। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है वो तो क्या बन जाएगा, टेट्राहेड्रल, और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री का बन जाएगा पिरामिडल, ठीक है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर, एंड मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इज वी शेप। ये सारी बातें आ जाती है। अब ऐसा हो क्यों रहा है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, मतलब साइड एटम का EN ज्यादा होने से राउंड ऑफ हायर पे किया जा रहा है, और साइड एटम का वैल्यू कम होने पे, EN का वैल्यू कम होने पे लोअर पे राउंड ऑफ किया जा रहा है। उसका कारण समझिएगा। सबसे पहली बात, हाइब्रिडाइजेशन जब होता है, अच्छा इसमें एक बात और बता देता हूं आपको, यहां पर जब ये स्ट्रक्चर बनाया गया तो ऑक्सीजन ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड में किसकी तरह काम किया, एक्सेप्टर, और नाइट्रोजन ने किसकी तरह काम किया, डोनर। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जनरल कंडीशन ये बोलती है कि जो डोनर होना है उसके पास ऑक्टेट पूरा और लोन पेयर होना चाहिए। ये एक्सेप्शन है एक तरह का,
कि यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, फिर भी डोनर की तरह काम कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली वो ऑक्टेट पूरा कर लेगा आगे जाके, वो जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो आगे बॉन्ड बनाएगा। तो इसमें ऑक्टेट फिलहाल में पूरा नहीं है, फिर भी डोनर की तरह काम कर रहा है। और ऑक्सीजन के पास खाली डब्बा नहीं होता, सोचिए, ऑक्सीजन के पास खाली डब्बा, फिर भी यहां पर किसकी तरह काम कर रहा है, एक्सेप्टर। तो ऑक्सीजन खाली डब्बा नहीं होने के बावजूद भी एक्सेप्टर की तरह काम क्यों करता है, उसका कारण समझिएगा। यहां पर यह ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, 2s2 2p4। क्या ऑक्सीजन सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है या नहीं होता है? तो ये अगर ऑक्सीजन है तो फ्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन है ना दुनिया के सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में से एक है, और खासकर ऑक्सीजन की भी फिलहाल बात करें तो सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ज्यादा होता है। वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन लेने का कोई भी मौका जाने नहीं देना चाहता, मतलब उसको मौका मिल रहा है इलेक्ट्रॉन लेने का, वो लेगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़ रहा हो उसको। तो उस कुछ भी में ये ऑक्सीजन क्या करता है कि इस इलेक्ट्रॉन को उठा के बैकशिफ्ट करता है, और जैसे ही ये इस इलेक्ट्रॉन को बैकशिफ्ट करेगा, क्या इसके पास एक डब्बा खाली हो जाएगा? यस। ये कारनामा ऑक्सीजन दिखा सकता है। फ्लोरीन तो इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन फ्लोरीन चाह कर भी ये कारनामा नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? लेके कहां जाएगा, बात ये है। तो ये जो पॉइंट आपको बताया जा रहा है ना, इसमें रोल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ही है, लेकिन फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होकर भी ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, और ऑक्सीजन ये कारनामा करेगा। तो अब इसको मैं आगे क्या बोलूंगा कि ऑक्सीजन को एक वरदान मिला हुआ ब्रह्मा जी का, कि अपने जीवन में एक बार ले सकता है ना, ये इसके पास वरदान रहेगा। आगे ध्यान रखना, जब भी स्ट्रक्चर बनेगा, ऑक्सीजन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक्सेप्टर की तरह काम कर सकता होगा, एक लोन पे लेने की कैपेसिटी इसके पास हमेशा रहेगी। चलिए, अब हम लोग बात कर रहे थे कि क्यों ऐसा हो रहा है कि साइड एटम का ईएन कम या ज्यादा होने से हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा था, तो उसके ऊपर बात कर रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। अगर मैं बात करूं CH3 और CF3 की, तो ये हमने एग्जांपल 1 और 2 लिया था। यहां पर H का वैल्यू जो निकल के आया था वो भी 3.5 आया था, और यहां पर भी H का वैल्यू 3.5 निकल के आया था ओरिजिनली। हाइब्रिडाइजेशन होता किसका बेटा, सेंट्रल का या साइड का? सेंट्रल का। तो अभी आपकी सारी नजरें केवल कार्बन पे रहनी चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन याद करिए। हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन बोलती थी इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी एंड शेप टू प्रोड्यूस न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी एंड शेप। जो मिक्स हो रहे थे प्योर ऑर्बिटल, उनकी एनर्जी अलग अलग थी, लेकिन एनर्जी इतनी भी अलग नहीं होनी चाहिए कि मिक्स ही ना हो पाए। समझिए इस बात को। मैंने एक और पॉइंट लिखा था वहां पर, वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल होते हैं वही मिक्सिंग में जा सकते हैं। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक का 2s और एक का 5p आप इसको बोलो कि मिक्स करा दो sp हाइब्रिडाइजेशन में, कि sp sp2 sp3 इनसे बना दो, संभव नहीं है। क्यों नहीं है? एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है। मिक्स होने के लिए एनर्जी गैप बिल्कुल आसपास हो रहा है, मतलब जो अवबाव रूल में एक सीक्वेंस में आ रहे होते हैं, आजू बाजू आ रहे होते हैं, वो मिक्स हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि बीच में 10 12 15 सबशेल आ गए और आप मिक्स करने जा रहे हो, ये मिक्स नहीं हो पाएंगे कभी भी। तो यहां पर आप जब मिक्सिंग करेंगे तो मिक्सिंग में हमेशा एक एनर्जी रेंज होती है, कि इस एनर्जी रेंज में जो जो डब्बे आ रहे होंगे वो मिक्स हो जाएंगे, और जो जो डब्बे इस एनर्जी रेंज के बाहर है वो मिक्स नहीं हो पाएंगे। ऐसा अगर हम लोग कार्बन के रिस्पेक्ट में देखें, तो सपोज ये 2s है, ये 2p है। अभी हम लोग न्यूट्रल कार्बन के रिस्पेक्ट में बात कर ले रहे हैं फिलहाल में, और ये 2s है, ये 2p है। ध्यान सुनना, ये सपोज कार्बन की मिक्सिंग रेंज है, एनर्जी की रेंज है ना, इस एनर्जी की रेंज में जो जो डब्बे आते होंगे वो मिक्स हो जाएंगे। और अभी आप देखो मिक्सिंग में जो डब्बे आपको दिखाई दे रहे हैं दोनों तरफ, 1 2 3 एंड हाफ, 3 एंड हाफ, 1 2 3 एंड हाफ, 3 एंड हाफ, ये फिलहाल में एनर्जी रेंज है। इस डब्बे, इस रेंज में जितने डब्बे आ रहे होंगे इस एनर्जी रेंज में वो मिक्स होंगे, इसके बाहर जो होगा इधर उधर वो मिक्स नहीं होगा। तो यहां तक तो कहानी सेंट्रल एटम पर डिपेंडेंट थी। अब साइड एटम की बात करें, क्या हो गया? देखो भी रोक लिया क्या? नीचे रोक लिया, फिर सो के उठा भी, क्या हुआ? अरे कुछ तो हुआ। अरे लेट कैसे हो गया? लेट कैसे हो गया?
अरे क्या हो गया, कुछ तो हुआ, शर्मा कह रहा है, लेट क्यों हो गया? अरे अलग ही लेवल पे बकवास कर दे। हॉस्टल वाला रोक लिया था, कोई नहीं, अभी सही है सब। चलो इधर ध्यान दो। अभी हम लोग बात कर रहे हैं CH3 CF3 की। मैंने बोला इस मिक्सिंग रेंज में, इस एनर्जी रेंज में जो जो डब्बे आएंगे वो मिक्स हो जाए। तो अभी 3.5 आ रहे, मिक्स हो रहे हैं। लेकिन अब साइड आइटम आने से कहानी कैसे बदलती है उसको समझने की कोशिश करेगा। यहां पर साइड आइटम का EN कम है और यहां पर साइड आइटम का EN ज्यादा है। अगर साइड आइटम का EN ज्यादा है तो इसमें क्या आएगा, माइनस, और सेंट्रल पे क्या आएगा, प्लस। और साइड आइटम का EN कम है तो साइड आइटम पे आएगा प्लस और सेंट्रल पे आएगा माइनस। अगर सेंट्रल एटम पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो ये एनायन की तरह काम कर रहा है एक तरह से। साइज ऑफ एनायन is always greater than the parent atom and size of cation is always smaller than the parent. यहां पर साइज में कॉन्ट्रैक्शन होगा और यहां पर साइज में एक्सपांशन होगा। जब साइज में एक्सपांशन होगा, साइज एक्सपांशन का मतलब है शेल का साइज बढ़ जाएगा एक्चुअली, और शेल का साइज बढ़ेगा तो उसमें जो सबशेल या ऑर्बिटल बैठे ना वो भी फैल जाएंगे। और जब ये ऑर्बिटल फैलेंगे ना बेटा, तो इनका जब साइज एक्सपांशन होता है तो ये S और ये P जो है ना ये फैल जाते हैं, और फैल जाएंगे तो ये जो ऑर्बिटल आधा अंदर आ रहा था ये एक्सपांशन की वजह से कहां चला जाएगा, एनर्जी रेंज के बाहर। जबकि यहां पर साइज में क्या होगा बेटा, कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है सिकुड़ जाएंगे, ये पास आ जाएंगे, और जब पास आ जाएंगे तो वो जो आधा डब्बा बाहर जा रहा था वो भी मिक्सिंग रेंज में आ जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि अभी मिक्सिंग रेंज में कितने डब्बे आ गए, 4, और 4 का मतलब है अभी हाइब्रिडाइजेशन हमने क्या बोल दिया, sp3, और यहां पर मिक्सिंग रेंज में कितने डब्बे आ रहे, 3। इसका मतलब है मिक्सिंग होकर हाइब्रिडाइजेशन क्या मिल रहा है, sp2। और यही बात आपको दिखाई गई है कि अगर साइड एटम का EN कम हो तो आप लोअर पे राउंड ऑफ कर दें, और अगर साइड एटम का EN ज्यादा हो तो आप हायर पे राउंड ऑफ कर दो। उसके पीछे का लॉजिक ये होता है। लेकिन अपने को ये लॉजिक से ज्यादा कुछ लेना देना है नहीं, अपने को पता होना चाहिए कि क्या करना है एग्जाम के अंदर, ये काम आएगा आगे जाके। याद करिए, मैंने आपको जब कोवेलेंसी पढ़ाई थी तो मैंने एक बात बोली थी आपको कि जब सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड है उससे ज्यादा का था तो PH3 बन रहा था लेकिन PH5 नहीं बन रहा था, SH2 बन रहा था लेकिन SH4 SH6 नहीं बन रहा था। मैंने बोला H के साथ D ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाया। वहां पर भी जब हम बात करेंगे आगे ड्रैगन के बाद ये सब बातें बताऊंगा आपको, उसमें भी यही रीजन आएगा जो अभी आपको बताया, ऐसा ही सेम रीजन आएगा उस टाइम पर भी। तो ये कहानी है इसकी। चलिए आगे बढ़ते। ये जो केसेस अभी हमने पढ़े, इन केसेस में आगे कुछ पॉइंट हमें डिस्कस करना, और वो पॉइंट क्या है ध्यान से देखिएगा। अगर ये तीनों चारों एग्जांपल जो अभी आपको बताए इनके बारे में हम लोग देखें तो बेटा सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास CH3, अगला एग्जांपल है CF3, अगला एग्जांपल है NO2 और अगला एग्जांपल है बेटा ClO3। ठीक है, इन चारों एग्जांपल में अगर हम लोग देखें तो इन सबके पास फिलहाल में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, फ्री एकदम। ठीक है, और अगर किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो याद करिए कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन ऑक्टेट के लिए होता था या अनपेयर्ड की पेयरिंग के लिए, अनपेयर्ड की पेयरिंग की। अब ये जो CH3 है ना, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन इंतजार कर रहा था कोई आएगा पेयरिंग करेगा, पेयरिंग करेगा, पेयरिंग करेगा। दुनिया में आया तो पेयरिंग करने क्या है, और क्या उद्देश्य जीवन का, एक ही चीज है, पेयरिंग होना। पेयरिंग होने से क्या होता है, अब एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन पॉजिटिव, एक का नेगेटिव है, कैंसल हो जाते हैं स्पिन, तो स्टेबल हो जाते हैं। हाँ बाकी ठीक है। अब सुनो मेरी बात, अब क्या हो रहा है कि ये कार्बन के साथ जो 4 इलेक्ट्रॉन थे, 3 तो हाइड्रोजन ने आके पेयरिंग कर ली, और वो जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इंतजार कर रहा है, आएगा कोई पेयरिंग करेगा, आएगा हाइड्रोजन आएगा पेयरिंग करेगा, हाइड्रोजन। उसने वर्षों तक इंतजार करा, कड़ी मेहनत कड़ी तपस्या के बाद कोई आया ही नहीं बॉन्ड बना है, तो थक गया वो। फिर उसको उसको है ना, वो अभी आज के सुनो सही, इंतजार करते करते थक गया। अब इसने देखा कि कोई और तो बॉन्ड बनाने आ नहीं रहा, उसने सुनो तो सही है, अभी सुनो। तो
इसने देखा कोई और आ ही नहीं रहा बॉन्ड बनाने, क्या करे क्या करे क्या करे। उसने बाजू में देखा, बोले अबे हाँ इधर भी तो एक है। उसने देखा एक ये CH3 और ऐसा ही मेरे जैसा है। बोले कोई और तो आ नहीं रहा, अनपेड है, पेयरिंग करनी है। बोले अनपेड है पेयरिंग। बोले पेयरिंग करेगा क्या? बोले हाँ करेगा, बिल्कुल करेंगे, और क्या है। तो जब उसे कोई नहीं मिला तो उसने अपने जैसे स्पीशीज के साथ मिलकर क्या कर ली? पेयरिंग कर ली। हाँ, तो ये पेयरिंग हो गई। अब ये जो पेयरिंग हुई, इस पेयरिंग को हम लोग क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर डाइमर फॉर्मेशन हो रहा है। क्या बोल रहे हैं? डाइमर फॉर्मेशन। अब डाइमर फॉर्मेशन जब आगे जाके पढ़ोगे ना, तो कौन कौन सी तरीके से डाइमर फॉर्मेशन हो रहा होता है, ये डाइमर फॉर्मेशन होता है। बनाना बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ब्रिज बॉन्ड, जिनको हम लोग बोलेंगे। इसमें एक डाइमर फॉर्मेशन ऐसे भी होगा। और ये जब डाइमर फॉर्मेशन में तीन कैटेगरी पढ़ाऊंगा मैं, तीन कैटेगरी में से ये वाली कैटेगरी में ऑलरेडी बोल दूंगा कि मैंने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा दी, क्योंकि ये यही कैटेगरी है। टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का मतलब क्या? दो सेंटर है, कार्बन नहीं है ना। शुरू शुरू में जब ये दिखता तो बच्चे कार्बन ही समझते, इसको बोले सर कोई तीन कार्बन तो दिखे ही नहीं क्वेश्चन में, कहां चले गए ना, ये सेंटर है बेटा। तो आप सोचिए, टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या? दो एटम है, इनको दो सेंटर बोल रहे हैं, और इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बन रहा है। क्या इस टाइप के बॉन्ड को आप सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बोला करते हैं बेटा? यस। तो यहां पर यही हो रहा है। यहां पर देखने के लिए CH3 का बॉन्ड बना है, लेकिन बॉन्ड एक्चुअल में तो कार्बन ने कार्बन के साथ बना है। कितने सेंटर हैं? दो। और इलेक्ट्रॉन कितने शेयर हो रहे हैं? दो। टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन। क्या टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का इस्तेमाल करके डाइमर फॉर्मेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है। यहां पर भी आप देखें, टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन डाइमर बन रहा है। इसका जो डाइमर बनेगा C2H6 हो जाएगा, इसका डाइमर C2F6 हो जाएगा। ये वाला जो थर्ड वाला केस है, ये हमारे काम का है, क्योंकि ये आगे जाके जब P ब्लॉक में आप नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का टेबल पढ़ते हैं, तो उसमें N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5 सबका प्रिपरेशन दिया हुआ है। N2O4 का यही प्रिपरेशन है बेटा वहां पर। ये क्या होता है, जब आप NO2 को कूल करते हैं तो आपस में डाइमराइज होकर क्या बना लेते हैं? N2O4। और अगर N2O4 का आप गर्म कर देंगे बेटा, वार्म कर देंगे, हीट कर देंगे, तो बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा और ये वापस से मोनोमराइज हो जाएगा। और सिमिलरली यहां पर अगर हम लोग बनाए तो कौन बन जाता है बेटा? Cl2O6। एक और बात, NO2 जो होता है ये ब्राउन कलर की गैस होती है। कौन से कलर की गैस होती है? ब्राउन कलर। तो आपको पता होना चाहिए कि इसको क्या बोला जाता है बेटा? ब्राउन कलर्ड गैस बोला जाता है। और N2O4 जो ये कलरलेस लिक्विड या फिर कलरलेस सॉलिड भी कहा जाता है इसको। तो आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछा जा सकता है कि NO2 ऑन कूलिंग डाउन, व्हेन वी कूल डाउन NO2, द इंटेंसिटी ऑफ ब्राउन कलर इंक्रीजेस। सही है या गलत? गलत है। व्हेन NO2 इज कूल्ड डाउन, द इंटेंसिटी ऑफ ब्राउन कलर डिक्रीजेस। सही है। तो इस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले इसको छापिए, आगे बात करते हैं इसमें। चलो बेटा नोट बोल देना, उसके बारे में लिखिएगा। when odd electron species when odd electron species having one unpaired electron are present, having one unpaired electron are present, they can dimerize easily.
they can dimerize easily under normal circumstances. They can dimerize easily under normal circumstances. मतलब जिसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसे जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होते हैं वो आसानी से क्या बना लेते हैं बेटा, डाइमर बना लेते हैं. जनरल कंडीशन है, ऐसा आपको यहाँ पर भी दिख रहा है और ऐसा बहुत सारी जगह हो सकता है. आगे जब हम वो डाइमर पॉलीमर पढ़ेंगे तब भी इस तरह की बात होगी. मैंने बोला टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा. अब इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन, वो जो ट्रू और फॉल्स मैंने बोला, ब्राउन कलर इंटेंसिटी इंटेंसिटी, वैसा मैं क्वेश्चन लिखा देता हूँ. क्वेश्चन लिखेगा डिटरमाइन ट्रू और फॉल्स, डिटरमाइन ट्रू और फॉल्स, डिटरमाइन ट्रू और फॉल्स. पहला स्टेटमेंट लिखें, on cooling NO2 gas, on cooling NO2 gas, the intensity of brown color, the intensity of brown color increases, the intensity of brown color increases. क्या स्टेटमेंट बेटा? फॉल्स. ठीक है. सेकेंड स्टेटमेंट लिखें, CH3 radicals can dimerize using two center two electron bond, dimerize using two center two electron bond to form C2H6, two center two electron bond forming C2H6. Statement is true. अगला स्टेटमेंट लिखें, on cooling down NO2, colorless N2O4 is produced. Colorless N2O4 is produced. Statement is true. अच्छा, टेलीग्राम पे है ना एक चैनल बना दिया आप लोगों के लिए, इसको आप ज्वाइन कर लेना. जिसमें एनसीईआरटी रिलेटेड जो पॉइंट्स वगैरह रहेंगे, मतलब जो एनसीईआरटी की लाइनें हैं, ठीक है, कैपिटल में है, स्मॉल में है. ठीक है, ये नोट कर लेना. हाँ, स्पेस है बीच में. ठीक है, तो ये आप इसको ज्वाइन कर लेना. इसमें अपन क्वेश्चन वगैरह जो भी रहेंगे वो डाल देंगे. एनसीईआर खासकर एनसीईआरटी ओरिएंटेड जो ज्यादा चीजें रहेंगी वो आएंगी इसमें. बाकी फालतू जो है तुम करते रहना, तुम्हारे पास बहुत सोर्सेस है. ठीक है, ठीक, चले अब आगे बढ़ते हैं. इसके बाद आइए, ये पॉइंट समझने के बाद अगला जो पॉइंट आ रहा है यहां पर उसको डिस्कस करते हैं. और वो क्या है, ध्यान से देखिएगा. अगला जो नोट हमें डिस्कस करना है वो क्या आ रहा है कि NO और ClO2 जो होते हैं बेटा, उनमें 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मिलता है. मतलब मैं बोलूं अगर पूरा तो 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वहां पर मिल रहा होता है. इस पॉइंट को नोट करें, NO and ClO2 contain 2 center 3 electron bond. NO and ClO2 contain 2 center 3 electron bond. इसको कहने का मतलब क्या है, ध्यान सुनेगा. एक्चुअल में ClO2 और NO ये दोनों जो है ना, ये भी इन सब की तरह ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है बेटा. अभी चेक कर लेंगे इनको. इनके पास भी एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है. और अगर इनके पास भी एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो बाकियों की तरह इसको भी डाइमर और इसको भी डाइमर बनाना चाहिए था. अगर ये डाइमर बनाते तो नेचर में इसका डाइमर क्या मिलता, N2O2, और इसका डाइमर क्या बनता, Cl2O4. इनका एग्जिस्टेंस होना चाहिए था. और हम जो भी बात कर रहे हैं अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस बात करते हैं. एक्सट्रीम कंडीशन में तो फिर कुछ भी हो सकता है. तो अंडर नॉर्मल कंडीशन इन दोनों के डाइमर एग्जिस्ट करते हुए नहीं मिलते. अब इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, फिर भी डाइमर नहीं बना रहे, जबकि अनपेड वालों को तो क्या करना चाहिए था, डाइमर बना लेना चाहिए. तो फिर इसका रीजन ढूंढा गया और रीजन ये बनाया गया कि इसका वो जो अनपेड इलेक्ट्रॉन था जो फ्री था, वहां पर डाइमर जो बनाने में काम आ रहा था वो फ्री ही नहीं है. जैसे यहां पर कौन से बॉन्ड बन रहे थे, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, और वो एक इलेक्ट्रॉन फ्री था, वही तो बॉन्डिंग में जा रहा था. अगर ये पहले से ही बॉन्ड में आ चुका हो तो अब ये आगे किसी से बॉन्डिंग करने के लिए फ्री नहीं रहेगा. और फ्री नहीं रहेगा इसका मतलब है वो डाइमर नहीं बना पाएगा. ये इसका रीजन निकल गया है. देखिए इसको यहां पर समझते. ClO2 जो है
इसके लिए आप हाइब्रिडाइजेशन निकाले तो हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा हाफ बी प्लस एम माइनस सी प्लस एच का वैल्यू आएगा 3.5। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज कंफर्म हो गए यहां से। अब जब आपको 3.5 मिला तो इसको या तो लोअर या हायर पे राउंड ऑफ करना। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ध्यान सुन लेना, बॉन्ड एंगल में वापस आएगा 3.5। अगर आप ये 3.5 देख रहे हैं तो साइड एटम का ईएन क्या है, सादा, तो आप हायर पे राउंड ऑफ करेंगे तो एच का वैल्यू क्या बनता है 4, और एच का वैल्यू 4 है तो sp3 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं माना जाता। यहां पर इसका हाइब्रिडाइजेशन माना जाता है sp2, मतलब एच का वैल्यू क्या माना जाता है 3, ये sp3 नहीं है। अब देखो क्यों नहीं है, उसका कारण समझिए। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में ये 7 इलेक्ट्रॉन है मिले, और साइड एटम में कितने ऑक्सीजन आ रहे हैं, 2। अगर 2 ऑक्सीजन आ रहे तो ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है बेटे, और ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। ये क्लोरीन का एक लोन पेयर पहले से ही पेयर्ड है। क्लोरीन की कोवेलेंसी याद करिए 1 3 5 7, यहां पर 5 कोवेलेंसी ले रहा हूं तो ये एक लोन पेयर बचा हुआ है, 5 कोवेलेंसी, 5 अनपेयर्ड है। 5 अनपेयर्ड अगर है तो बेटा अनपेयर्ड की पेयरिंग के लिए कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, अनपेयर्ड की पेयरिंग के लिए कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड होते थे, पेयरिंग बन गई। क्या अभी क्लोरीन के पास एक अनपेयर्ड दिख रहा है या नहीं दिख रहा बेटा, दिख रहा है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता और ये फ्री होता तो ये आगे जाके दूसरे ClO2 के साथ क्या बनाता, डाइमर, और इसने तो डाइमर बनाया नहीं। और डाइमर बनाया नहीं तो उसका कारण क्या बोला गया कि ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो अनपेयर्ड लेकिन फ्री नहीं है, ये बॉन्डिंग में आ गया। और अगर ये बॉन्डिंग में आ गया तो अभी आगे किसी से बॉन्ड बनाने के लिए फ्री नहीं बचा, और अगर फ्री नहीं बचा इसलिए ये मॉलिक्यूल आगे डाइमर का फॉर्मेशन नहीं करेगा। इसके पीछे डाइमर सिर्फ अकेला रीजन डाइमर नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। मैं थोड़ा सा आपको हिंट देने की कोशिश करता हूं, लेकिन आप डाइमर से समझेंगे तो ज्यादा बेटर अप्रोच समझ में आएगा। देखिए, अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन यही होता तो बताइए क्लोरीन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना आता, 2। जितने बॉन्ड उतना बॉन्ड ऑर्डर, और बॉन्ड ऑर्डर 2 ही एटम के निकलते, 4 मत बोल दे, है ना, कि 4 सामूहिक रूप से नहीं देखते बॉन्ड ऑर्डर, अकेले देखते ना। तो अगर यहां पर आप Cl और O का बॉन्ड ऑर्डर निकालते तो वो बॉन्ड ऑर्डर क्या निकल के आता, आइडियल कंडीशन में 2। अच्छा, किसी भी बॉन्ड की सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, उनकी कुछ ना कुछ बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्टेबिलिटी की कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज डिफाइंड होती है। तो इसका जो डबल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड एनर्जी की या बॉन्ड स्ट्रेंथ की या बॉन्ड स्टेबिलिटी की कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू ऑलरेडी डिफाइंड होगी। तो जब इस मॉलिक्यूल में क्लोरीन ऑक्सीजन का ये जो बॉन्ड दिख रहा था, इसकी बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू है ना, ये तो हमारी स्टैंडर्ड वैल्यूज है जो मैं बता रहा हूं। और जो अभी मॉलिक्यूल आपने लिया ClO2 का, इसमें भी अगर ClO का ऐसा बॉन्ड होता और बॉन्ड ऑर्डर 2 होता तो इसकी जो बॉन्ड एनर्जी की या बॉन्ड लेंथ की या ये सब वैल्यू होनी थी वो अप्रोक्सीमेटली इसके आसपास होनी चाहिए। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन चलता है, लेकिन इसकी जो वैल्यू मिली वो अलग मिली, कुछ ज्यादा ही अलग मिली। और वैल्यू क्या मिली, यहां के मुकाबले यहां की बॉन्ड एनर्जी कम मिली। अगर एनर्जी कम मिल रही, बॉन्ड एनर्जी कम मिल रही है, इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर कम हुआ होगा, 2 नहीं होगा, 2 से कम होगा। और 2 से कम इसका जो एक्चुअल बॉन्ड ऑर्डर माना जाता है वो माना जाता है 1.75, ये माना जाता है। तो ऐसा कारनामा क्यों हुआ, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पड़ा होता तो 2 ही होना चाहिए था। लेकिन जब इसको MOT से देखा गया, अब इसका MOT हमारे स्कोप से बाहर है क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक हमको पढ़ना सिर्फ डायटॉमिक का होता है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक बता दे रहा हूं। ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जब इसका MOT डायग्राम बनता है तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में पाया जाता है। और वो जो इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं ना, जो आपको यहाँ पर बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर रहे हैं, जिसको हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 2 सेंटर है और इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 3। तो इस बॉन्ड को बोला जाता है कि यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है, 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसको आप पहले NBMO मान रहे थे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मान रहे थे, वो इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में ABMO का इलेक्ट्रॉन होता है। किसका इलेक्ट्रॉन होता है, ABMO। और ABMO का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर बढ़ाता है या कम करता है, कम करता है, क्योंकि वो इन्वॉल्व हो गया तो वो बॉन्ड ऑर्डर को कम करेगा। लेकिन आप एक बात और जानते कि एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर को कितने से कम करता है, 0.5 से। 0.5 से वहां कितने से कम हुआ, 2 से 1.75 हो रहा है, 0.25 से। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन यहां और यहां दोनों जगह रेजोनेंस करेगा। तो वो जो एक ABMO का इलेक्ट्रॉन है जो 0.5 से बॉन्ड ऑर्डर कम करना चाहिए था, उसका कंट्रीब्यूशन एक ही जगह नहीं है, उसका कंट्रीब्यूशन 2 जगह बढ़ गया। तो 0.5 से कम तो वो कर रहा है, लेकिन 0.25 इधर कम करेगा
और 0.25 इधर कम करेगा। इस वजह से इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या लिया जाता है बेटा, 1.75। और 1.75 का जो स्टैंडर्ड है वो इस बात को एक्सप्लेन कर देता है, इसकी बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ सब कुछ उससे मैच भी हो जाती है। और इसीलिए ऐसा माना जाता है ये जो इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री नहीं होता, ये ऑलरेडी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। तो आपको यहां पर ये बात समझनी पड़ेगी कि ClO2 जो है, वहां पर वो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप मान के चल रहे थे, जिसको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को आपने पूरा लोन पेयर यहां पर मान लिया है, एक्चुअल में तो वो लोन पेयर की तरह काम कर ही नहीं रहा है, वो तो बॉन्ड पेयर में इन्वॉल्व है, उसको काउंट नहीं करेंगे, और काउंट नहीं करेंगे तो वो, आप देखो अब इसका अब हाइब्रिडाइजेशन निकालो, कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे, दो, लोन पेयर कितना है, एक, 2+1 कितना आएगा, 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ जाएगा, sp2, तो ये 2 और लोन पेयर आ गया 1, और इसको जब H का वैल्यू निकालोगे तो आएगा 3, और इस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन माना जाता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन मैंने बताया, ये ऑड इलेक्ट्रॉन बीएमओ का है या एबीएमओ का है बेटा, एबीएमओ का इलेक्ट्रॉन है, एबीएमओ कैरेक्टर इसके अंदर, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। सेकेंड एग्जांपल ले रहा हूं एनओ का। एनओ जो है ये डायटोमिक स्पीशीज बेटा, कायदे से इसका हाइब्रिडेशन नहीं निकलना चाहिए, हाइब्रिडेशन किसका निकलता है, पॉलीएटॉमिक का। फिर भी अगर आप निकालना चाहे, मैं पहले H तो निकाल ही देता हूं, हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A के हिसाब से, क्योंकि इससे हमें ऑड इलेक्ट्रॉन का तो पता चल जाएगा कम से कम। H का वैल्यू कितना आ रहा है, 2.5। 0.5 में अगर H का वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब स्पीशीज कैसा है बेटा, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। अब आप इसको हायर या लोअर पे राउंड ऑफ करते हैं, लेकिन करने की जरूरत नहीं, आप चाहे तो कर भी सकते हैं। साइड एटम कौन है इसमें, ऑक्सीजन, हायर पे राउंड ऑफ होगा 3 का मतलब sp2, लेकिन इसमें काम आएगा नहीं क्योंकि ये डायटोमिक स्पीशीज ना ही करें तो ठीक है। आइए इधर इसके स्ट्रक्चर पे चलते हैं। नाइट्रोजन के पास ग्राउंड स्टेट में एक लोन पेयर है और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। साइड एटम में कौन आया, ऑक्सीजन आया, ये कहानी बनी बेटा ऑक्सीजन की, ये आया और ये आया। अब आप देखो, एक तो लोन पेयर है और एक क्या है बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर आप इससे हाइब्रिडाइजेशन को टैली करें, एक सिग्मा बॉन्ड और 1.5 लोन पेयर, 2.5 आ जाएगा। फिर साइड एटम का ईएन जाता है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर्ड एज अ लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर और एक सिग्मा बॉन्ड, आप क्या मान लेंगे, H=3 sp2, वही सब आएगा। लेकिन ठीक है, अगर ऐसा होता तो बताइए नाइट्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना दिख रहा है आपको, 2, लेकिन आप एमओटी तो पढ़ चुके होते हैं, इतना तो आइडिया होगा, इसमें 15 इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होता है। तो अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री होता, और फ्री होता तो ये डाइमर बनाता। लेकिन एक्चुअल में इसका बॉन्ड ऑर्डर तो 2 दिख रहा है, एक्चुअल में इसका बॉन्ड ऑर्डर होता कितना है, 2.5। इसका मतलब ये बोला गया कि ये इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड आपको दिखाया गया ना, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्री नहीं पड़ा है, ये यहां बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो चुका है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बीएमओ का इलेक्ट्रॉन है। किसका इलेक्ट्रॉन है, बीएमओ का, क्योंकि पहले बॉन्ड ऑर्डर 2 था, अब 2.5 हो रहा है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो बाहर आप जिसको मान रहे थे एक्चुअल में बीएमओ का इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग कैरेक्टर उसके अंदर, इसीलिए उसने बॉन्ड ऑर्डर को 2.5 बनाया होगा। और ये जो 2.5 है ये एनओ की प्रॉपर्टीज को अच्छी तरीके से या सही तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन अब आगे किसी से बॉन्ड बनाने के लिए फ्री दिख रहा है या फ्री नहीं है बेटा, फ्री नहीं है, इसका मतलब ये आगे डाइमराइज नहीं हो सकता। तो ये कंडीशन है इसकी। तो आपसे अगर पूछा जाए कि कौन से ऐसे स्पीशीज है जिनमें 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मिलता है, तो आपके सामने 2 एग्जांपल, इसके अलावा परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, सॉरी, यहां पर भी बॉन्ड ऑर्डर 1.5, तो ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज वाला केस है। आप इसके इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 17 इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा है। अगर अगर ध्यान सुनना, अगर इसके पास एक अनपेयर्ड है तो फिर इसको भी आगे जाके बना लेना था, और बना लेता तो नेचर में ऐसा कुछ मिलना चाहिए था। इसका मतलब इसका भी जो ऑड इलेक्ट्रॉन है वो फ्री नहीं है, और इसलिए इसके अंदर भी कौन सा बॉन्ड माना जाता है, 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये काम नहीं आएगा, आपको कम से कम ClO2 और NO के बारे में जानकारी होनी चाहिए, वो आपके सामने लिखी हुई है। इसके बाद इसमें नोट दिखा देता हूं कि क्या पॉइंट किया गया है इसमें, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री नहीं है, ये मेन इसमें बात है।
चलिए बेटा ना, अब ये जो अभी आपको बताया गया है ऑड इलेक्ट्रॉन वाला, 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन वाला, उसके बारे में नोट लिखा दे रहा हूं, लिख लीजिएगा। इन NO and ClO2, in NO and ClO2, the odd electron, the odd unpaired electron, ऐसा लिख लीजिएगा, the odd unpaired electron, the odd unpaired electron has already participated in two centered 3 electron bond, has already participated in 2 centered 3 electron bond. Therefore it is not free, to participate in dimer formation. Therefore it is not free to participate in dimer formation under normal conditions. Participate in dimer formation under normal conditions. तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री होता तो डाइमर बना लेता ऑब्वियसली, लेकिन इसने ऑलरेडी 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर लिया है, तो ये फ्री नहीं है डाइमर फॉर्मेशन करने के लिए। हाँ एक बात लेकिन फिर भी ध्यान रखना, आपसे पूछे ये दोनों स्पीशीज कैसे, ऑड इलेक्ट्रॉन है, इवन इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन, ये पैरा है या डाया है, तो ध्यान रखिएगा ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आर ऑलवेज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। आप ये मत सोचना कि इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में आ गया तो इसकी पेयरिंग हुई, पेयरिंग नहीं हुई, वो है अनपेयर्ड ही, लेकिन बॉन्डिंग का पार्ट है। क्यों ऐसा बोला जा रहा है, क्योंकि आप समझिए पेयरिंग का मतलब क्या होता है, पेयरिंग का मतलब होता है डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन आना, और अभी इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, एक डब्बे में क्या 3 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं क्या, नहीं, इसका मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन है वो है तो अभी भी अनपेयर्ड ही, भले वो बॉन्डिंग का पार्ट है लेकिन है अनपेयर्ड, उसकी पेयरिंग नहीं हुई है, इसीलिए स्पीशीज अभी भी क्या माने जाएंगे बेटा, पैरामैग्नेटिक ही माने जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला जो हाइब्रिडाइजेशन का टाइप देख रहे हैं, अभी हमने ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में हाइब्रिडाइजेशन देखा, सेकंड जो टाइप आता है वो आता है चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन इन सॉलिड स्टेट। जनरली क्या होता है बेटा, कई बार कुछ ऐसे मॉलिक्यूल देखे गए हैं जिनमें हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाता है स्टेट के साथ साथ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ध्यान सुन लेना मेरी बात, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन वगैरह सब डायरेक्शनल नेचर की बात है और कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होता है। कोवेलेंट कंपाउंड्स, कोवेलेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, वो जनरली आपको गैसियस स्टेट में मिल रहे होते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा वीक बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड, तो ये गैसियस फॉर्म में मिल रहे होते हैं। जैसे PCl5 की अगर मैं बात करूं तो PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है sp3d, लेकिन वो गैसियस PCl5। जैसे ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी कंपाउंड के साथ ये S लटका दिया जाए ना बेटा, समझ जाना कहानी बदल गई है। सॉलिड आते ही आपको सतर्क हो जाना, ये यहां की बात नहीं, ये पूरी इनऑर्गेनिक की बात है। कहीं पर भी अगर कोई कोवेलेंट मॉलिक्यूल दिख रहा है और उसके साथ सॉलिड लिख दिया गया या S लिख दिया गया, समझ जाना यहां पर कुछ गड़बड़ है, और उसी की बात अभी हम यहां कर रहे हैं। मान लीजिए ये सारे केसेस देखिए, इनमें मैंने आपके सामने क्या लिख रखा है बेटा, S लिख रखा है, मतलब ये सॉलिड स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहा है। होता क्या है, जैसे PCl5 एक गैस है, अब उस गैस को आप कंप्रेस करे जा रहे तो एक टाइम पे जाके पार्टिकल पास आने की वजह से वो सॉलिड तो बन जाएगा, लेकिन सॉलिड बनते ही उसमें इंटरेक्शन भी बढ़ेगा, क्योंकि पार्टिकल पास कर, इंटरेक्शन पावरफुल हो जाएगा, और इंटरेक्शन पावरफुल होकर कोवेलेंट के बदले थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर ले लेगा। आयनिक कैरेक्टर लेने का सेंस ये है कि वो आयंस के रूप में एग्जिस्ट करने लग जाएगा, आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करने लग जाएगा, और वही काम यहां पर देखने को मिल रहा है। अभी आपके सामने जो 8 एग्जांपल है, इनमें से फर्स्ट तो बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए आपको। आपने अगर 12th बोर्ड के एग्जाम दिए हैं तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो लगभग आपको हर साल देखने को मिल जाता है, 1 मार्च में आता है ये CBSE का, ठीक है। NCERT में ही मेंशन आता है तो आता है, जो आता बता रहा हूँ, ये फिक्स है, मतलब बोर्ड के तो क्वेश्चन पता ही रहती है, यही आएगा। PCl5, ठीक है, तो ये PCl5 में और नीट का पेपर भी बोर्ड से कुछ ज्यादा अलग नहीं है, ठीक है, तो समझ जाना, अभी इससे ज्यादा नहीं बोल सकता। PCl5 को अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान सुनो क्या हो रहा है यहाँ पर। जब PCl5 सॉलिड फॉर्म में आया तो अब वो गैसियस PCl5 नहीं रहा, PCl5 अब PCl5 की तरह ना रहकर इस फॉर्म में रहेगा। इसमें मैं प्लस भी ऐसे लगा दे रहा हूं, ये एक्चुअल में ऐसा है कि इसमें PCl4 प्लस ऐसे कैटायन है
और PCl6 ऐसे एनायन। अब दोनों को सेपरेट करने के लिए मैंने बीच में क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया, ध्यान रखिएगा। तो ये एक्चुअल में कैटायन और एनायन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सॉलिड PCl5। अब सॉलिड PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन आप sp3d नहीं लिख सकते, क्योंकि सॉलिड PCl5 सॉलिड फॉर्म में PCl5 है ही नहीं। एक्चुअल में सॉलिड में तो ये ऐसा बन चुका है, तो इसके दो हाइब्रिडाइजेशन निकलेंगे, इसका अलग, इसका अलग। आपसे अगर स्पेसिफिकली पूछ ले व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कैटायन इन सॉलिड PCl5, तो इसका निकाल दो। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनायन इन सॉलिड PCl5, इसका निकाल दो। कुछ भी नहीं बोला तो दोनों का निकलेगा, वो तो क्लियर बात है। और इन सबके हाइब्रिडाइजेशन में कल निकलवा चुका हूं, तो कल वो जो 15-20 क्वेश्चन दिए थे वो यही सारे थे, इन्हीं में से केसेस मैंने दिए थे आपको, क्योंकि हम लोगों को पढ़ना था आगे। तो इसमें अब मैं हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकालूंगा, मैं सिर्फ टाइप आपको बता रहा हूं। इनमें से ये जो टाइप है ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये ऑब्जर्व्ड प्रॉपर्टी है कि ये इसी तरह के आयन बनाते हुए मिले। जैसे इन दोनों को देखो, आपके सामने दो दो के पेयर बनाए गए, बेसिकली पेयर्स देखिएगा। 4 केसेस याद रखने आपको। पहला केस क्या है, इन दोनों में 4+4+ का कैटायन, 6-6- का एनायन। यहां ये जितने हेलोजन हैं उनमें से एक हेलोजन का एनायन अलग, बाकी बचा हुआ कैटायन, बाकी बचा हुआ कैटायन। यहां पर आइए, इन दोनों में 2+2+ का कैटायन, 4-4- का एनायन। और N2O4 और N2O5 वो तो याद होना चाहिए फर्स्ट, ये भी याद करें इसको। क्यों, क्योंकि ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का टेबल है जो आगे पढ़ना भी आपको इनका सॉलिड फॉर्म है। हालांकि है ना, ये नीचे वाला क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन इसको याद करने में कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए आपको। N2O4 N2O5 इनमें से नाइट्रेट एनायन अलग करना है। क्या अलग करना है, नाइट्रेट एनायन। जब NO3 यहां से निकाल दोगे तो बचेगा क्या, NO, और यहां से निकाल दोगे तो क्या बचेगा, NO2+। क्या आगे ये नाइट्रेट आयन तो आपको पता है, NO2+ को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ये लिगैंड से मिलता है। इस लिगैंड को बोला जाता है नाइट्रोनियम, और इसको बोला जाता है नाइट्रोसोनियम, है ना, नाइट्रोसोनियम। ठीक है, तो लिखा हुआ है, तो आप ये ध्यान रखें, कभी इस तरह की कंडीशन आ जाए नोट करें इसे। इस पे क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, एक तो क्वेश्चन लिखा देता हूं आपको। इसमें से अगर आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन देखेंगे तो वो बैलेंस नहीं कर रखी है ना। हमने रिएक्टेंट साइड में वहां पर कितने मोल्स लेने चाहिए बेटा, 2, लेकिन हम बैलेंस नहीं कर रहे, हमें सिर्फ टाइप पे फोकस करना है, तो बैलेंस नहीं किया मैंने। कभी बाई चांस बैलेंसिंग का आ जाए तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि टोटल 2 फॉस्फोरस और 10 क्लोरीन है, तो उधर 2 PCl5 बनेगा।
चले बेटा ना। अब ये सारे केसेस को लिखने के बाद यहाँ पर हम लोग डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं कि इस पे कैसे क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। मैंने आपको बोला एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, खासकर PCL5 कम से कम आपको याद होना चाहिए। इसके कैटायन और एनायन के क्या हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं या क्या उनकी ज्योमेट्री हो सकती है। क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री ऑफ cation in solid PCl5, cation in solid PCl5। पहला ऑप्शन लिखे sp3 टेट्राहेड्रल, अगला लिखे sp3 पिरामिडल, sp3 टेट्राहेड्रल, sp3 पिरामिडल। अगला ऑप्शन लिखे sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। और अगला ऑप्शन लिखे sp3d2 स्क्वायर प्लेनर। करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट है ना, sp3 टेट्राहेड्रल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये जो अभी आपको कंडीशंस बताई गई ना, इसमें और क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट, एक यहां पर हम लोग कुछ कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए फास्फोरस के जो पेंटाहेलाइड्स हो सकते हैं वो क्या क्या बन सकते हैं। एक तो PF5, एक PCl5, एक PBr5 और एक PI5। ये तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से एग्जिस्ट नहीं करता, ये तीनों एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें से PCl5 और PBr5 के बारे में कुछ जानकारी आपको यहां दी गई है। लेकिन अभी हम लोगों को बात करनी है PF5 के बारे में। एक टॉपिक आता है स्यूडो बेरी रोटेशन, है ना, या बेरी स्यूडो रोटेशन भी इसको बोल देते हैं कुछ लोग, पर स्यूडो बेरी रोटेशन बोल रहा हूं मैं। ये जो टॉपिक अभी आपको बताया जा रहा है ये नीट में किसी काम का नहीं है, पहली बात ये बिल्कुल क्लियर कर ले। ये यहाँ के लिए बताया जा रहा है, सुन लो, पढ़ना हो पढ़ लेना, वरना नहीं पढ़ना मत पढ़ना। पढ़ाया जा रहा है लेकिन पढ़ने का नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। सुन लो, स्यूडो बेरी रोटेशन में होता क्या है एक्चुअल में। अगर हम लोग बात करते हैं बेटा PF5 मॉलिक्यूल की, तो PF5 का अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो क्या हाइब्रिडाइजेशन निकल के आएगा sp3d। sp3d की जो आइडियल ज्योमेट्री वो क्या है बेटा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और अगर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है तो ये डायग्राम कुछ ऐसा बन के आना चाहिए कि 2 इसमें एक्सियल पोजीशन होनी चाहिए और 3 इसमें इक्वेटोरियल पोजीशन होनी चाहिए। और कल मैंने आपको लिखाया था कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन में एक्सियल बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है और इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ छोटी होती है। मतलब कब, जब ऑल साइड एटम आर सेम। यहाँ पर ऑल साइड एटम भी सेम है, तो यहाँ ये जो रेड वाली बॉन्ड लेंथ है बड़ी होनी चाहिए, ब्लैक वाली बॉन्ड लेंथ छोटी होनी चाहिए। लेकिन इस मॉलिक्यूल में जब बॉन्ड लेंथ निकाली गई तो जो दोनों रेड और ब्लैक वाली बॉन्ड लेंथ है, एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ है, इनकी वैल्यू लगभग बराबर मिली, लगभग बराबर मिली। एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा दिमाग, लगभग बराबर मिली। हालांकि रेड वाली थोड़ी सी बड़ी ही है, लेकिन वो माइन्यूट सा डिफरेंस है और इसीलिए उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो दोनों वैल्यू लगभग बराबर मिली। तो अगर लगभग बराबर मिली तो इसको एक्सप्लेन कैसे किया जाए। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक कॉन्सेप्ट बताया गया, स्यूडो कॉन्सेप्ट बताया गया, जिसे बोलते हैं स्यूडो बेरी रोटेशन। वो रोटेशन क्या बोलता है, वो रोटेशन ये बोलता है कि जितने भी इस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में फ्लोरीन है, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल अपना स्ट्रक्चर चेंज करेगा, फ्लक्चुएट करेगा, और फ्लक्चुएट करके फास्फोरस के साथ जो 3 फ्लोरीन इक्वेटोरियल पे होने थे उनके बजाय 4 फ्लोरीन प्लेन पर आएंगे और केवल 1 फ्लोरीन कहां रहेगा, प्लेन से बाहर। और ये जो डायग्राम बन के आएगा इस ज्योमेट्री को क्या बोलेंगे, स्क्वायर पिरामिडल। तो इससे हो क्या रहा है, ध्यान सुनना। ये जो 2 फ्लोरीन है ना, ध्यान सुनना और समझ, 2 फ्लोरीन में से 1 फ्लोरीन प्लेन पे आ गया। ऐसे जब प्लेन पे आ गया तो 1 2 3 4 आपके लिए इक्वेटोरियल पोजीशन की तरह काम करने लगेगा, और केवल 1 क्या बचा, एक्सियल। फिर क्या होगा, थोड़ी देर के बाद वापस ये स्ट्रक्चर इसमें बदलेगा। जब ये स्ट्रक्चर इसमें बदलेगा तो जो एक्सियल था वो इक्वेटोरियल में चला गया, और अब जो इक्वेटोरियल था वो एक्सियल पे आके ऐसा आ जाएगा। मतलब ये फ्लोरीन बाहर आके ऐसा बन जाएगा, 1 2 3 मिलकर ट्राइंगल बना लेंगे, और ये क्या बना लेंगे, एक्सियल। फिर क्या होगा, जो पहले इक्वेटोरियल था वो फिर एक्सियल बनेगा, फिर एक्सियल इक्वेटोरियल बनेगा। ऐसे एक एक एक्सियल एक एक बार इक्वेटोरियल पे, और एक एक इक्वेटोरियल एक एक बार एक्सियल पे आता जाएगा। इसको क्या बोला जा रहा है, स्यूडो रोटेशन। इससे क्या फायदा हुआ, इससे ये फायदा हुआ कि ऐसा बोल दिया गया कि जब इसमें कौन इक्वेटोरियल है कौन एक्सियल है ये पक्का ही नहीं है, सभी इक्वेटोरियल है सभी एक्सियल है, तो सबकी बॉन्ड लेंथ भी बराबर मान ली जाती है। जिससे ये रीजन बना दिया गया कि इनकी बॉन्ड लेंथ लगभग बराबर क्यों होती है, ड्यू टू रोटेशन। की सारे
एटम एक एक बार इक्वेटोरियल पे आएंगे, सारे एटम एक एक बार एक्सियल पे आएंगे, ये पॉइंट बोला जाता है। स्यूडो वेरी रोटेशन के बारे में मैं पॉइंट दिखा दे रहा हूं आपको, दो तीन लिख लीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इन pf5 मॉलिक्यूल, इन pf5 मॉलिक्यूल स्यूडो वेरी रोटेशन इज ऑब्जर्व्ड। स्यूडो वेरी रोटेशन को आप शॉर्ट में पीबीआर लिख लेना ना, पीबीआर इज ऑब्जर्व्ड इन pf5 मॉलिक्यूल, स्यूडो वेरी रोटेशन इज ऑब्जर्व्ड। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, ड्यू टू पीबीआर, ड्यू टू पीबीआर, ड्यू टू पीबीआर in pf5, in pf5, due to pbr in pf5 molecule, all bond lengths are considered to be equal, all bond lengths are considered to be equal, all bond lengths are considered to be equal। और तीसरा पॉइंट लिखिए, ड्यू टू पीबीआर, due to PBR, the structure of PF5, due to PBR, the structure of PF5 continuously changes from TBP to square pyramidal, changes from trigonal bipyramidal to square pyramidal and vice versa, and vice versa। मतलब कंटिन्यूअसली एक दूसरे में क्या हो जाते हैं बेटा, ये चेंज हो जाते हैं, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये आपको बता दिया, पॉइंट क्या क्या था, पढ़ना हो पढ़ लेना, वरना नीट के लिए कोई काम का नहीं है, आप मेंशन कर लेना, यहाँ के पेपर में आए तो देख लेना, बाकी नीट के लिए अननेसेसरी पढ़ने की जरूरत है। इसके आगे का जो पॉइंट है, फिर अब हम लोग कल पाई बॉन्ड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि पी पाई और पी पाई डी पाई बॉन्ड्स कहाँ होते हैं, कितने होते हैं, फिर बॉन्ड एंगल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाकी इसके आगे डिस्कशन कल स्टार्ट करेंगे।
गुड आफ्टरनून बच्चों। बैठो बैठो, सिट डाउन, प्लीज डाउन, बैठिए, बैठ जाइए।